चलिए, इससे पहले कि आप दर्शकों को ये खबर बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, इनसे पूछ लेती हूं कि अमरनाथ यात्रा पे आप में से कौन कौन जा चुका है? मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत टफ है। बिल्कुल। तो वही तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल दिस इज अ गुड न्यूज कि अमरनाथ यात्रा की तारीख सामने आ गई है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि अमरनाथ की पवित्र यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी और बाबा बर्फानी के दर्शन 9 अगस्त तक किए जा सकते हैं। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इन तीर्थों तक जाने की राह आसान होने वाली है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोनों ही दर्शन स्थलों के लिए रोपवे की सुविधा देने की तैयारी है। इसे लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। ये रोपवे प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली, आरामदायक और अच्छी कनेक्टिविटी देगा। वहीं एक और प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट हेमकुंड साहिब जी से जुड़ा है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कनेक्टिविटी देने के साथ ही वैली ऑफ फ्लावर जाने की भी सहूलियत देगा। तो वहीं प्रयागराज में महाकुंभ खत्म हो गया है, लेकिन वहां से निकले संदेश अभी तक गूंज रहे हैं। दरअसल 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम पर डुबकी लगाई और इन करोड़ों लोगों के आने से महाकुंभ यहां के लोकल मार्केट के लिए महालाभ की वजह बन गया है। कहा यह जा रहा है कि कुंभ न केवल यहां के आम लोगों तक आर्थिक समृद्धि पहुंचा रहा है, बल्कि राज्य सरकार का खजाना भी भरा है। सरकार को प्रयागराज महाकुंभ की वजह से 3.5 लाख करोड़ का मुनाफा भी हुआ है। महाकुंभ में शुभ लाभ की चर्चा की वजह नाविकों का ये परिवार भी रहा, जिन्होंने महज 45 दिनों में 30 करोड़ का मुनाफा कमाया है। कमाई का ये आंकड़ा सुनकर हर कोई दंग है। तो कैसे महाकुंभ संगम में नाव चलाने वालों के लिए शुभ लाभ की वजह बन गया और इससे मुनाफा क्या हुआ है, आपको बताते हैं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। इस बार के महाकुंभ ने कई वजहों से सुर्खियां बटोरी। इनमें उत्तर प्रदेश का तीर्थाटन मॉडल भी खूब चर्चा में रहा। कई दूसरे राज्यों ने तो यूपी के तीर्थाटन मॉडल को अपने यहाँ लागू करने की बात तक कही। यूपी की इन्हीं उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक नाम और जुड़ा, प्रयागराज के निषाद यानी नाविक समाज का। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाविक समाज की सक्सेस, उसकी बचत योजना को कुछ ऐसे सलाम किया। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। दरअसल नाविक पिंटू मेहरा के परिवार ने पहली बार कुंभ के इतिहास में इतना बड़ा व्यापार किया कि आज वो अपनी मेहनत के बूते करीब 30 करोड़ की कमाई का फल खा रहा है। पिंटू मेहरा परिवार के पास 130 नौकाएं हैं। महाकुंभ में 45 दिनों में इस परिवार ने शुद्ध 30 करोड़ रुपए की बचत की। एक तरह से कहें तो हर एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की कमाई की है। एक नाव से महाकुंभ के दौरान मुनाफा देखें तो ये लगभग 50 से लेकर 52,000 रुपए तक बैठता है। इनकी नाव एक दिन भी खाली नहीं रही। नाव से कमाई जोड़ें तो ये करीब 30 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री से अपने काम की प्रशंसा सुनकर मेहरा परिवार फूला नहीं समा रहा। घर के सदस्य एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। एक बड़े परिवार के अहम सदस्य होने के नाते पिंटू मेहरा कहते हैं कि ये उनके जीवन का पहला अनुभव रहा, जब उनके पूरे परिवार के सदस्यों ने इतना कमाया कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग का 100 से ज्यादा लगभग परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का। सभी ने पैसा कमाया है और महाप्रसाद के रूप में कमाया है। हम लोग बहुत पैसा कमाया, जो कभी देखे नहीं थे इतना पैसा।
सर हम लोग 45 दिन किए, अब बहुत मेहनत किए सर। हम लोग 4 बजे उठ के जाते थे और 5 बजे से नहलवाते थे सभी को, और कोशिश था हम लोग को सभी प्रयागराज से बड़ी संगम नहाए और जितना कोशिश हो सका उतना नहलवाए। पिंटू मेहरा ये भी कहते हैं कि इस बार के महाकुंभ में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे, इसलिए उनका व्यापार भी इस दौरान खूब फला फूला, जिससे उनकी जिंदगी एकदम बदल गई। बहुत बदलाव आया, बहुत सब कुछ बदल गया। पहले हम लोग के पास कुछ नहीं रहता था, अब बहुत कुछ है। मेहरा परिवार की एक और सदस्य ये कहती हैं कि उनके परिवार को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इससे पहले कभी नसीब नहीं हुई। नहीं, अपना नाव में पैसा कहाँ रहे, बच्चे मेहनत करे ना अपन वो करे, नाव में पैसा नहीं रहा। लेकिन इस बार रहा। इस बार योगी मोदी गंगा माई मिल के लड़कन के खुश कर देंगे। जाहिर है इस बार जहां यूपी महाकुंभ का आयोजन कर धर्म, अध्यात्म और आस्था के विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाने का बेहतर जरिया बना, तो वहीं तीर्थाटन का अहम मॉडल बनकर भी उभरा। लेकिन यही महाकुंभ कई सामान्य और मेहनतकश परिवारों की आय का स्रोत भी बनने के काम आया। यही वजह रही कि उनकी कमाई की चर्चा खुद सीएम योगी भी दुनिया के सामने रखने से रोक नहीं पाए। बेशक मेहरा परिवार की विशुद्ध रूप से 30 करोड़ की कमाई की तारीफ करना तो बनता है। इस पूरे महाकुंभ में इन निषादों ने अपनी कमाई करके बता दिया है कि निषाद भी यहाँ पर ऐसी कमाई कर सकते हैं। तो ये महाकुंभ के कुबेर भी कहे जा सकते हैं और ये महाकुंभ वाकई एक याद बनकर रह गया है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज। देखिए, हम आस्था की तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं और हमने पूरा महाकुंभ अच्छे से कवर किया। हम सब लोगों ने अच्छी अच्छी कहानियां, स्टोरीज भी दिखाई, आप लोगों ने वो स्टोरीज पढ़ी। बिल्कुल, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। किस तरह का आपको ओवरऑल महाकुंभ, अगर मैं कहूं कि एज अ एंकर आप सम अप करेंगी? लाइफ टाइम में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और फर्स्ट नाइस एक्सपीरियंस ऐसा नहीं देखा है, ऐसा देखेंगे भी नहीं शायद। नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, लाइन खींच दी गई है, अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। पूजा, आपका कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा मन कर रहा था काश मैं वहाँ पर होती, मैं कुंभ जा पाती। खुशी की तो बहुत ज्यादा इच्छा भी थी। बिल्कुल, मतलब देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आए थे और मुझे भी था कि मैं जाऊं, लेकिन अगली बार जो कुंभ होगा उम्मीद है वहां मैं जाऊं। अर्ध कुंभ और सिंह कुंभ। जी बिल्कुल। मैं इस कुंभ तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने हरिद्वार में इससे पहले जो कुंभ हुए हैं वो मैं वहां गई हूँ और वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। इसमें जाने का मन था लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन अब जो अर्ध कुंभ होने वाले, लेकिन आपने किससे कहानियां बहुत सुनोगे, हरिद्वार का कुंभ और ये दोनों अलग ही रहे। बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाँ, इस कुंभ में और हरिद्वार के कुंभ में फैसिलिटीज को अगर हम देखें, क्योंकि वो कुंभ पहले हुए थे और अब जो सरकार ने इतनी फैसिलिटीज लोगों के लिए मुहैया कराई है, तो काफी फर्क रहा और है। गीतिका, यही जो आपने बात कही ना, यही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि सफल रहा महाकुंभ और अब यहां से आगे आपको किस तरीके से जाना है, क्योंकि अब सिंहस्थ कुंभ और साथ ही साथ अर्ध कुंभ आने वाले हैं और दोनों को लेकर तैयारियां कैसी हैं और किस तरीके से उन्हें और ज्यादा सफल बनाया जा सकता है, इस पर भी अब विचार हो रहा है। भक्तजनों ने घूम के गाया, महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। दिव्य भव्य महाकुंभ, जहां इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। करीब 66 करोड़ श्रद्धालु के स्नान के साथ महाकुंभ का सफल समापन हो चुका है, लेकिन आस्था के महापर्व की तस्वीरें अभी और बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद अब सबकी निगाहें एमपी के उज्जैन, महाराष्ट्र के नासिक और उत्तराखंड के हरिद्वार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 3 साल में नासिक में कुंभ, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ और हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगना है। हरिद्वार में गंगा किनारे 2027 में 6 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। 2027 में ही नासिक में गोदावरी किनारे 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच कुंभ लगेगा, तो वहीं 2028 में उज्जैन में शिप्रा किनारे सिंहस्थ का आयोजन होगा, जो 27 मार्च से 27 मई तक 2 महीने चलेगा।
तैयारियों के लिए एमपी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के अफसरों की टीम प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर स्टडी कर चुकी है, जिसके आधार पर तीनों राज्यों की सरकारें तैयारी कर रही हैं। महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी फीचर की योजनाएं बनाई गई हैं। उज्जैन सिंहस्थ को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर बात करें तो बैठकों का दौर जारी है, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। क्राउड कंट्रोल के लिए सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के विकास की योजना बन रही है। उज्जैन में भी कुंभ नगरी बनाए जाने की तैयारी है। सरकार सिंहस्थ मेला क्षेत्र को स्थायी रूप से विकसित करने का प्लान कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मेला क्षेत्र में 6 जोन में बांटा जाएगा। मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें 550 बिस्तरों की क्षमता होगी। फेस रिकॉग्निशन, अलर्ट सिस्टम, फायर अलार्म के सॉफ्टवेयर विकसित होंगे। ऑल इन वन ऐप बनाने की तैयारी है। 50,000 बायो टॉयलेट बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही करीब 16,220 सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। तैयारियों का कुछ ऐसा ही जोर नासिक में भी चल रहा है। महाकुंभ की तर्ज पर नासिक कुंभ को हाईटेक बनाने की योजना है। महाराष्ट्र सरकार लगातार तैयारियों के लिए बैठक कर रही है। अभी 26 फरवरी को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नासिक कुंभ को लेकर बैठक की थी, जिसमें नासिक की सड़कों को चौड़ा करने, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या बढ़ाने और विमानों की पार्किंग को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अप्रैल 2027 में हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर भी उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। अर्धकुंभ को लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके तहत गंगा तटों के सुंदरीकरण, घाटों के विस्तार, प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जिस तरह यूपी सरकार व्यवस्थाओं और स्वच्छता को लेकर लाइमलाइट में रही और चारों ओर उसकी तारीफ हुई, अब इसी से सीख लेते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सरकार सजग है, गंभीरता से तैयारियों में जुट गई है और आस्था के इस महापर्व को अपने राज्य में भी सफल होते देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए ये बताइए, डॉग किस किस को पसंद है यहाँ पर? मुझे पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। कितना लेकिन बड़ा घर हाथ में खड़ा किया मैंने, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा। क्यों पसंद है? बिकॉज आई हैड अ पेट, वो कनेक्शन, क्योंकि बहुत लॉयल होते हैं। मेरे dogs पास जो भी होते हैं। डॉग था, हाँ, तो वो कनेक्शन, इसीलिए वो कनेक्शन रहता है। खुशी, आई थिंक आप घर जाओ ना तो डॉग से मिलते हो तो एकदम लाइट महसूस होता है ना, स्ट्रेस मतलब भूल आपके पास जाता है। है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं रखना चाहती हूँ, पर घर पर दे आर वेरी लॉयल, हाँ, वो बहुत वफादार वफादार होते हैं। हैं। अगर ये आपने एक डॉग पाला है तो दे आर वेरी लॉयल। पर वही अभी खुशी ने कहा ना, मैं रखना चाहती हूँ, लेकिन केयर भी बहुत करनी केयर पड़ती बहुत करनी पड़ती है। बच्चे ही हैं वो आपके हाँ, परिवार बिल्कुल के। बिल्कुल, बच्चों की तरह केयर करनी। बिल्कुल, जैसे अभी गीतिका ने कहा डॉग काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, ऐसी एक वफादारी की कहानी आई है उत्तराखंड से, वो अब आपको दिखाते हैं। जब जंगल में इंसानी दखल होने लगे, इंसान जानवरों के आशियाने में ही अपनी जगह तलाशना शुरू कर दे, तो जाहिर है जानवर भी इंसानी दायरे में खुद की जगह तलाशना शुरू कर देता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जंगल से निकलकर खतरनाक जंगली जानवर रिहायशी इलाके में घुसकर न सिर्फ पालतू जानवरों को अपना निवाला बनाते हैं, बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरा बने रहते हैं। ऐसा ही एक खतरा उत्तराखंड के बागेश्वर में तब नजर आया जब एक तेंदुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो दहशत का माहौल पैदा हो गया। लेकिन उसी दौरान घर के पालतू कुत्ते ने वफादारी की मिसाल कायम करते हुए उस खतरनाक तेंदुए से भिड़ने की हिम्मत दिखाई। यहाँ के काफली गांव में सोमवार रात 8 बजे के करीब त्रिलोक चंद्र पांडे के घर में तेंदुए का एक बच्चा घुस आया और रसोई में काम कर रही त्रिलोक चंद्र की पत्नी कमला और उनकी 15 साल की बेटी पर हमला कर दिया। ये देख पालतू डॉगी जूली तेंदुए के बच्चे से भिड़ गई। उसने तेंदुए को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया। पालतू डॉगी ने तेंदुए से करीब 20 मिनट तक लड़ते हुए माँ बेटी की जान बचाई। डॉगी से लड़ाई के दौरान घायल तेंदुए का बच्चा रसोई के दरवाजे के बाहर रखे लोहे के भारी चूल्हे से टकराते हुए स्टैंड के बीच जा फंसा। तब जाकर ये लड़ाई खत्म हुई।
तो मैंने बच्चों को अंदर किया, तब तक कुत्ता लड़ रहे थे। मैंने अपना गेट बंद किया, फिर उसको अंदर ले आया। उसके बाद कुत्ता उसकी 20 मिनट लगभग लड़ाई हुई कुत्ते और बाघ की, तो बाघ घायल हो गया था। तो घायल अवस्था में कुत्ते को मैं छुड़ा के अंदर बंद किया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम 6 महीने के बताए जा रहे तेंदुए के बच्चे को अपने साथ ले गई और जख्मी मां बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए को देखकर दहशत में आई मां बेटी भागने के दौरान गिर गई, जिससे उन्हें चोटें आई। मां के जबड़े में फ्रैक्चर, जबकि बेटी को मामूली चोटें आने की बात सामने आई है। लेकिन पालतू डॉगी ने जिस तरह से अपने मालिकों की रक्षा की, उसकी चर्चा के साथ खूब तारीफ भी हो रही है। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जो कहानी अभी आपने देखी ना, और उससे पहले जो हम लोग बातें कर रहे थे, जिसका जिक्र आपने किया कि बहुत वफादार होते हैं। एक्चुअली वो कहा जाता है कि एक इंसान का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त है तो वो एक डॉग ही होता है। मतलब परिवार की तरह वो आपकी केयर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह की कहानी एक और है। गीतिका बताइए कौन सी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के उमरिया में भी एक ऐसी कहानी हुई है कि वहां पे अपने मालिक की जान बचाते बचाते एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता जो है ना, वो टाइगर से भिड़ गया और इस मुकाबले में उसको भी काफी चोटें आई। पूरी खबर आप देखिए। इस जर्मन शेफर्ड डॉग ने मालिक के प्रति अपनी वफादारी दिखाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मामला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का है। यहाँ के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास के गांव भरहुत में अपने मालिक की रक्षा में ये जर्मन शेफर्ड कुत्ता टाइगर से भिड़ गया। जंगल से निकलकर एक बाघ भरहुत गांव में घुस गया। यहाँ उसने गांव के युवक शिवम बड़गैया पर हमला करने की कोशिश की। ये देख शिवम का जर्मन शेफर्ड डॉग बाघ को ललकारने लगा, जिसके बाद बाघ कुत्ते की तरफ दौड़ा। जर्मन शेफर्ड टाइगर से भिड़ गया, लेकिन बाघ उसे अपने जबड़े में दबाकर गांव के बाहर ले गया। इस दौरान कुत्ता मजबूती के साथ बाघ के साथ संघर्ष करता रहा। जर्मन शेफर्ड डॉग के हौसले के आगे आखिरकार बाघ पस्त हो गया और वो उसे छोड़कर जंगल की तरफ लौट गया। हमारा खेत है और ये है हम जहाँ सोते हैं। 22 फरवरी की सुबह 4 बजे की बात है। टाइगर वहाँ से धीरे धीरे आता हुआ हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। वैसे ही हमारे डॉग, जिसका नाम है पैंथू, जर्मन शेफर्ड है, उसने टाइगर की मूवमेंट देखी और अपनी जान की परवाह किए बिना उस टाइगर के ऊपर हमला कर दिया। और जैसा कि दोनों के बीच में झड़प हुआ, जो टाइगर है उसने हमारे डॉग को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और जख्मी करके वहाँ घसीट के ले गया। टाइगर से लड़ने के दौरान ये कुत्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए शिवम उमरिया में वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के अनुसार इलाज के बाद डॉग चलने फिरने भी लगा था, लेकिन अफसोस कि उसकी जान बच नहीं पाई। उन्होंने बताया कि हमारे जहाँ खेत है, भरहुत के निवासी हैं वो, तो वहाँ पे हम लोग सोए हुए थे और डाग पूरे फील्ड में, चूंकि खेत है तो वहाँ पे था, तो बाघ जब आया है तो वो कुत्ते, जो डाग था जर्मन शेफर्ड, वो उससे भिड़ा है। काफ़ी देर संघर्ष किया है, उनका ऐसा कहना है। फिर उसके बाद मैंने उसका एग्जामिन किया जब डाग को, तो उसमें काफ़ी गहरे घाव कैनाइन टीथ के, चूँकि फेलाइन फैमिली का मेंबर है टाइगर और बिग कैट होती है, सबसे बड़ी कैट मानी जाती है या है ही वो, तो उसके जो भी घाव थे पूरे गर्दन में चारों तरफ जो है उसने बाइट किया था। और पूरे शरीर में जो भी फ्लैंक रीजन है वहाँ पे पंजे के निशान पूरे देखने को बहुत वीडियो में बहुत क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो और ओनर का ये कहना है कि ये हमारी जान जो है डाग, जर्मन शेफर्ड डाग ने बचाया है। डॉक्टर साहब इसको कुछ भी हो बचा लीजिए। तो हमने उसका इलाज किया, तो उस दौरान वो चलने फिरने लगा। इलाज के कुछ घंटों बाद ही टाइगर से लोहा लेने वाले इस बहादुर जर्मन शेफर्ड की मौत हो गई, लेकिन इसने जिस तरह डटकर टाइगर का मुकाबला करते हुए अपने मालिक की जान बचाई, वो वफादारी की एक बड़ी मिसाल है। उमरिया से दिनेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली आने वाली तैयारी कर ली आप लोगों ने? हाँ, मैंने तो ले ली पिचकारियां। छुट्टी ले ली, पिचकारी छुट्टी मिले ना मिले, छुट्टी मिले ना मिले, जिसको मिल जाए पिचकारी जरूर मारूंगी मैं। और किस किस को मारूंगी वो देख लो। अगर ये ऑफिस, हमने तो पिचकारी ऑफिस में चलने वाली है। अरे हम तो खेलने वाले मैं और शगुफ्ता तो हमेशा मुझे लगता है आपको भी, शायद आपको भी लगा दूं मैं रंग। शायद
मतलब कह रहे हैं शायद आपको छुट्टी पक्का ही है। नहीं मिलेगी। खुशी है, आपको पसंद है होली? बहुत, मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है होली, और फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, मतलब रंगों का त्योहार है ना। खरीदा आपने? अभी तो कुछ नहीं खरीदा है, अभी छुट्टी एक बार हो जाए फाइनल, उसके बाद ही मैं शॉपिंग भी होगी, फिर कोई बात नहीं, आप खरीद लीजिएगा। छुट्टी फाइनल नहीं भी हुई तो ये मेरे पिचकारी ऑफिस लेके दो है आओ। मेरे पास, दो। ठीक है, आप मुझे एक आपकी और एक इनकी। चलिए, यहाँ पे तो होली की तैयारी हो रही है, लेकिन आपको गुजरात के नर्मदा जिले लिए चलते हैं, जहाँ पर होली का एक निराला रंग बिखरा हुआ है, बिल्कुल मथुरा की तर्ज पर। देखिए जरा। होली का ये अनोखा रंग गुजरात के नर्मदा में दिखाई दे रहा है। वैष्णव समाज की महिलाएं राग रंग में डूब रही हैं। मथुरा की तरह ही होली से 40 दिन पहले यहाँ के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी के साथ ही वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूब जाती हैं। रंगों से होली तो कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल यहाँ फूलों से होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के लिए मन में सख्य भाव रखते हुए महिलाएं रसिया गीतों का आनंद ले रही हैं। होली का ये आनंद उत्सव पिछले 41 सालों से यहाँ ऐसे ही मनाया जाता रहा है। तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ ऐसे ही पूरी भक्ति श्रद्धा से होता है, और उसमें सभी वैष्णव जन अपने अंतर की भावना व्यक्त करते हैं और भगवान से सख्य भाव से अपने मन की प्रकट जो भाव होते हैं, अंतर के जो भी उनके प्रेम का जो वर्णन है वो रसिया के द्वारा रजू करते हैं, और ऐसे ही हमको आनंद देते रहे। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव बहनों मंदिर में इकट्ठे हुए होली का रसिया मनाते हैं और फूलों से करते हैं। सब इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। 40 दिन खूब धूमधाम से श्रीनाथ जी हवेली में रसिया होता है। हर रोज दिन नए नए वैष्णव की होली होती है और हर एक दिन नाच गान। मान्यता है कि कृष्ण ने 4 सखियों का समूह बनाकर 40 दिनों तक होली मनाई थी। इसी वजह से यहाँ 40 दिनों की होली मनाई जाती है। 41वें दिन को डोलोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुझे छोड़ के सब लड़कियों के रंग पीछे से मिल रहे हैं बैकग्राउंड से। आप नाम लेना चाह रही थी ना? मैं ऑड वन आउट हूँ एक्चुअली। बट ये बिल्कुल सही कहा शगुफ्ता ने। ग्रीन, हाँ, ब्लू, पर्पल, सब सारे पर्पल, सारे कलर्स हैं एक्सेप्ट ब्लैक। हाँ, तो ब्लैक स्टैंड्स आउट ना। ब्लैक सानू नजर ना लगे ना, करके काला टिक्का ला लिया मैं। आप भी लगा सकते हैं वैसे। चलिए, ये स्टोरी का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन राजस्थान के रंग लेकर आए हैं जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, कला, हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में काफी पॉपुलर है, सभी जानते हैं। यहाँ की गोटा पत्ती कढ़ाई का जुड़ाव परंपरा और संस्कृति के साथ भी काफी गहरा माना जाता है। राजस्थान की गोटा पत्ती कढ़ाई एक ऐसी कला है जिसकी चमक और खासियत होली जैसे रंगीन और उल्लासपूर्वक त्योहार से जुड़ी हुई है। तो क्या है गोटा पत्ती का इतिहास, आपको बताते हैं। कपड़ों पर चलते जादू, सरीखे हाथ, बहुत ही बारीकी से काम को अंजाम, इसके बाद जो उभर कर आता है उसे गोटा पत्ती कहते हैं। इस कला का नाता प्राचीन काल से रहा है। कपड़ों पर होने वाली ये प्राचीन कारीगरी राजस्थान की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी है, लेकिन अब इसका ट्रेंड बदल रहा है। राजस्थान की मशहूर गोटा पत्ती अब ग्लोबल बनने की राह पर है।
राजस्थान अपनी कलाओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की टेक्सटाइल्स भी बहुत ज्यादा फेमस है और अभी यहाँ पे बांधनी के अलावा गोटा पत्ती का काम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कि फैब्रिक्स पे होता है। ये थ्रेड से ये काम होता है, जो कि अभी जयपुर में बहुत ज्यादा फेमस है। बड़े बड़े डिजाइनर्स भी आज के समय पे इस काम को अपने डिजाइन्स में, अपने कपड़ों में दिखा रहे हैं, जो कि अभी ट्रेंड सेटर बन चुके हैं। सेलिब्रिटीज भी इसको बहुत ज्यादा पहन रहे हैं। राजस्थान की गोटा पत्ती कला का जुड़ाव होली से माना जाता है, लेकिन अब इस कला का इस्तेमाल रीति रिवाजों के दौरान भी होने लगा है। अब ये तेजी से फैशन की दुनिया का अंग बनता जा रहा है और शादी ब्याह से लेकर उत्सवों और खास अवसरों का अहम हिस्सा बन चुका है। गोटा पत्ती का वर्क बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पुराना है। मोस्टली पहले सिर्फ राजपूतों के बीच में ही वर्क दिखता था, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में बन गया है और ना ही जयपुर में बल्कि जयपुर के बाहर बहुत लोग इसे लाइक कर रहे हैं। अगर गोटा पत्ती के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत मुगल काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि हुमायूं जब फारस से लौटे थे तो कुछ कारीगरों को लेकर आए थे, जिन्होंने इस कला की शुरुआत की। हाथ से की जाने वाली इस कलाकारी की डिमांड आजकल काफी बढ़ गई है। गोटा पत्ती सारा हाथ का काम है, जिसमें पहले खाके बनते हैं। सारा गोटा पत्ती का वर्क ट्रेस होता है कपड़ों पे। उसके बाद गोटा पत्ती का कारीगर हाथ का काम करता है एंड वी देन गिव टू द क्लाइंट्स। उसमें आप कोई भी डिजाइन्स बनवा सकते हैं और कुछ भी हम उसको आपकी चॉइस का भी करवा सकते हैं। इसमें मोस्टली आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं, बट जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वो प्योर ही होता है। आइदर प्योर जॉर्जेट, प्योर क्रेप, प्योर बंदेज और प्योर शिमर, प्योर ऑर्गेन्जा, एवरीथिंग इन प्योर। क्योंकि प्योर में आपको एक लग्जरी और एलिगेंसी दिखेगी जो गोटा पत्ती और जरदोजी की होती है। गोटा पत्ती का काम मूल रूप से मंदिरों, शाही पोशाकों और प्रार्थना के वस्त्रों पर किया जाता था, जहां शुद्ध सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ ये कला आम लोगों तक पहुंची और अब इसका इस्तेमाल खास अवसरों पर होने लगा है। हालांकि इसको बनाने में 7 से 10 दिन का वक्त लगता है। इट इज नॉट अ मशीन गोटा वर्क, इट इज अ हैंड गोटा वर्क। इसकी पहले ट्रेसिंग बनती है, फिर ट्रेसिंग इस पे आती है और फिर ये कारीगर पूरा हैंड से वर्क करता है। इस पीस को बनने में ऑलमोस्ट 7 to 10 days लगते हैं फॉर अ सिंगल पीस, क्योंकि उसके बाद ये स्टिचिंग होती है। देन दिस इज अ दुपट्टा, इट इज ऑफ ऑल्सो प्योर गज्जे सिल्क। इसमें भी पूरा हाथ का काम है, पूरे पर्ल का हाथ का काम है और जरदोजी का वर्क है एंड इट इज अ ट्रेडिशनल राजस्थानी दुपट्टा। गोटा पत्ती का काम कई प्रकार के कपड़ों पर किया जाता है, जिनमें साड़ी, लहंगा, ओढ़नी, घाघरा, कुर्ती, पगड़ी, यहाँ तक कि जूतियाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा अब गोटा पत्ती का उपयोग फैशन की दुनिया में भी होने लगा है, यानी अब राजस्थान की पारंपरिक कला की पहुंच विदेशों तक हो गई है। होली के दौरान राजस्थान ही नहीं देश भर में पारंपरिक पोशाक पहनने का रिवाज चला आ रहा है। इसीलिए होली महोत्सव के दौरान लोग न केवल रंगों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पारंपरिक कपड़े भी पहनकर धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। ऐसे में गोटा पत्ती की कढ़ाई वाले कपड़ों की डिमांड में तेजी देखी जाती है। जयपुर से रिदम जैन के साथ गुड न्यूज टुडे। वाह 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 वाह, बोलने तो शांत कह दो, फिर बोलने तो दो पहले। देखिए कैसे हर चीज का समाधान आपके अंदर ही छिपा है, बस उसे अच्छे से जानने और समझने की जरूरत है। वाह वाह। तो चलिए, इसीलिए किसी भी बात के सही गलत और किंतु परंतु को परखिए, तभी कोई फैसला लीजिए, क्योंकि आपका एक फैसला आपका आज और आने वाले कल को पूरी तरीके से बदल सकता है। इसलिए जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की दिशा और दशा तय करने में अहम रोल निभाता है। क्या बात है खुशी। तो भाई जिंदगी तो तभी मस्त रहती है जब फैसले दिल दिमाग दोनों से लिए जाए। जैसे कि दिल से चाय पसंद है और दिमाग से चाय पर चर्चा, है ना। कल आइएगा 5 बजे, बैठ के चाय पीएंगे और चर्चा करेंगे।